हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि डेड बॉडीज के बीच में चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो यहाँ पर असाका नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने एक डोर खुलता है जहाँ एक लड़की असाका के सर पर गन रखकर खड़ी हुई थी। वो छोटा सा बच्चा अंदर आकर कहता है, असाका, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। असाका उस लड़के को देखकर हैरान रह जाती है और उसका नाम लेते हुए पूछती है, योगिरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो दूसरी लड़की योगिरी से कहती है कि बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इसके भेजे में गोली भर दूंगी। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी एकदम से वो नीचे गिर जाती है। एकदम से कैसे गिर जाती है? कोई तो बात होगी, शायद ये बच्चा कारण हो इसका। इसके बाद योगिरी असाका के पास आकर उसे गले लगा लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब ना योगिरी का सपना होता है और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि एक लड़की उसे नींद से जगा रही होती है। जैसे ही योगिरी जगता है तो वो कहता है, हम कहाँ पर हैं और तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मैं डोरो हूँ और हम दोनों बस के अंदर हैं। जिसे देखकर योगिरी कहता है, ओ हाँ ठीक है, क्या हम वहाँ पर पहुँच गए? तो डोरो कहती, पहुँच गए? तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था? और फिर वो पीछे की तरफ इशारा करके कहती है कि यार तुम ऐसी हालत में सो कैसे सकते हो यार? और तभी हम देखते हैं कि बस के अंदर कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और बाहर से एक ड्रैगन उनकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था और फिर वो ड्रैगन उनके बस के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर डर के मारे डोरो योगिरी को हक कर लेती है, जिससे योगिरी को काफी अच्छा लगता है और वो कहता है, तुम इससे डर रही हो? और वो उस ड्रैगन की तरफ देखकर कुछ बोलता है जिससे वो ड्रैगन अचानक से मर जाता है। और इसके बाद योगिरी आराम से बैठकर गेम खेलने लगता है और डोरो से कहता है कि चलो अभी शांत हो जाओ और यहाँ पर क्या हुआ है बताओ। और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर योगिरी और उसका पूरा क्लास एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी बस एक टनल से गुजरती है तो अचानक से वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब ये देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ आ गए ने, क्या हो रहा है ये सब। और तभी एक लड़की बस में चढ़ जाती है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शीला। शीला शीला की जवानी। नहीं, वो ये गाना नहीं गाती है। वो बोलती है, मेरा नाम है शीला, मैं एक मैजिशियन हूँ। तभी टीचर उससे ये पूछने के लिए खड़े होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले शीला उन्हें अपने मैजिक से मार देती है और कहती है कि अभी सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाओगे तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी अटैक की पावर 5,30,000 है, तो फालतू में कुछ भी करने की कोशिश मत ही करना। तो तुम सबके लिए ये एक नई दुनिया है और मैंने तुम सबको यहाँ पर एक मैजिक कैंडिडेट के तौर पर समन किया है। इस दुनिया पर मैजिशियन राज करते हैं। और इतना कहकर शीला एक मैजिक करती है जिससे उसके हाथ से काफी तेज रोशनी निकलती है और इसी के कारण सभी स्टूडेंट्स की बॉडी से भी वैसी ही रोशनी निकलने लगती है। लेकिन यहाँ पर डोरो देखती है कि उसकी बॉडी से कोई लाइट नहीं निकल रही होती है। इसके बाद शीला कंटिन्यू करती है कि मैंने तुम सबकी बॉडी में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसका नाम बैटल सॉन्ग है। अब तुम सबकी आंखों के सामने एक लोगो होगा जिसे क्लिक करने के बाद तुम अपने स्टेट्स चेक कर सकते हो, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेट्स चेक करने लगते हैं। लेकिन डोरो को ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद फिर शीला कहती है कि तुम सब अपने स्टेट्स का यूज करके अच्छा मैजिशियन बनने की कोशिश करना, तुम्हारे पास पूरा 1 महीने का टाइम है। तभी डोरो उससे पूछती है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की बॉडी ग्लो हो रही है, लेकिन मेरी क्यों नहीं हो रही है और ना ही मुझे कोई लोगो दिख रहा है। जिस पर शीला कहती है, अरे रे रे, काफी बुरा हुआ, लगता है कि तुम्हारे स्टेट्स काफी कम हैं। खैर, सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारा पहला मिशन अभी 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। और इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। और तभी डोरो की दोस्त कहती है कि मुझे इस मिशन के बारे में लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला है। और उसी वक्त याजाकी नाम का एक लड़का सबसे कहता है कि दोस्तों, हम सबको साथ में काम करना चाहिए और इसीलिए सब मुझे अपना अपना स्टेट्स बताओ। तो सब लोग एक पेपर पर अपना स्टेट्स लिखकर उसे दे देते हैं। अब इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं, लेकिन योगिरी मस्ती से सो रहा है। उसको कुछ मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं।
अभी यहाँ पर डोरो के साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जिनकी बॉडी ग्लो नहीं हो रही थी और योगिरी की भी नहीं हो रही थी, वो तो मस्ती से सो रहा था। आगे सारे स्टूडेंट्स बस से बाहर निकल जाते हैं और इधर डोरो योगिरी को जगाने की कोशिश करती है। ओ भाई कुंभकर्ण की औलाद, उठ जा रे उठ जा, देख यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको चलना है यहाँ से। लेकिन तभी याज़ाकी बस के अंदर आकर अपने हाथ से उस बस की सीटों को उखाड़कर उन सबके सामने रख देता है और वो कहता है कि हमारे पास सारे लो लेवल वाले में भी तुमसे ज्यादा ताकत है और तुम सबके पास कोई एबिलिटी नहीं है, इसीलिए अगर तुम हमारे साथ आते भी हो तो सिर्फ बोझ ही बनकर रह जाओगे। और हमारा एक प्लान भी है कि इस एरिया में ना एक ड्रैगन है, अगर तुम लोग मिलकर उसका ध्यान भटकाते हो तो बाकी सब आराम से टाउन तक पहुंच जाएंगे। अब तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटीज ही नहीं है तो कुछ तो काम आओ हमारे। और इतना कहकर वो बस का डोर लॉक करके वहां से निकल जाता है और फिर वही ड्रैगन आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अब ये सब सुनने के बाद योगिरी कहता है, अच्छा तो ये सब हुआ था। खैर अगर हम याज़ाकी की बात को माने तो यहाँ तो सिर्फ एक ही ड्रैगन था जो कि अब मर चुका है, इसका मतलब अब बाहर हमें कोई खतरा नहीं है। चलो बस से बाहर निकलते हैं। बस से बाहर निकलकर वो देखते हैं कि एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ एक विलेज और तीसरी तरफ एक जंगल था। अब वो आराम से खड़े ही हुए थे कि तभी डोरो कहती है कि मुझे दूर से कोई उड़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि हमारे 3 क्लासमेट्स ही हैं। ये सुनकर योगिरी पूछता है कि क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए, जिस पर डोरो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उनको मारना क्यों चाहते हो। तो योगिरी कहता है कि वो लोग हमें ड्रैगन के पास अकेला छोड़ गए और ऐसा काम बस एक मर्डरर ही कर सकता है, और भले ही तुम्हारे कहने से हम उन्हें ना मारे लेकिन हो सकता है कि उनका मकसद हमें मारने का ही हो। इसके बाद वो तीनों स्टूडेंट्स नीचे आ जाते हैं और उनका मकसद इनको मारने का ही होता है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम हीगा था वो उन पर फायर बॉल से अटैक करता है जो डोरो के एकदम साइड से होकर गुजरता है और फिर वो डोरो से कहता है कि अभी के अभी हमारे पास आ जाओ जाने मन। और तभी हाना नाम का एक लड़का कहता है कि तुम जैसी लड़की के बारे में तो मैं रोज रात को सोने से पहले सोचता हूँ। जिसे सुनकर डोरो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है तुम सब लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जिसे सुनकर योगिरी उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी यार, तुम इस सिचुएशन में भी उनसे डायरेक्ट ऐसा पूछ रही हो। तभी हीगा योगिरी से कहता है कि तुम्हारा मुंह काफी चल रहा है, रुको तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आगे योगिरी डोरो से कहता है अरे तुम डरो मत मुन्नी, चलो मैं इस सिचुएशन को बात करने लायक बनाने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहकर वो हीगा की तरफ उंगली दिखाकर कहता है मर जाओ। ये सुनकर बाकी के 2 लड़के काफी जोर से हंसने लगते हैं मर जाओ, इससे ये मर जाएगा। मगर तभी हीगा नीचे गिर जाता है जो देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, सच में मर गया। आगे योगिरी कहता है कि हाँ सच में मर गया, मैंने उसे मरने के लिए बोला है तो वो मरेगा ही सही ना, और क्या होगा। और तुम लोग भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना। लेकिन तभी फुकुहारा नाम का एक लड़का उसे इग्नोर करके हीगा को जगाने की कोशिश करता है, जिस पर योगिरी कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा था, और वो उसे भी मरने के लिए बोल देता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद योगिरी हाना से कहता है कि अगर तुम हिलने की कोशिश करते हो ना तो तुम भी यहीं पर मारे जाओगे। तो हाना कहता है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सच में मर गए हैं या फिर जिंदा हैं। और उनके पास जाते ही हाना होशियारी बताते हुए उन पर अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मैजिक का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। आगे योगिरी बताता है कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे, मेरी एबिलिटी का नाम इंस्टेंट डेथ है। अगर मैं सिर्फ किसी के मरने के बारे में सोचता भी हूँ तो वो वहीं का वहीं मर जाएगा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो हम तुम पर भी टेस्ट कर सकते हैं। जिस पर हाना कहता है नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, मैं अच्छे तरीके से समझ गया, तुम कुछ मत करो। वो ये सब बोलकर उनके पास आने लगता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि योगिरी उसे रोककर कहता है कि तुम अभी मुझे मारने की सोच रहे थे, है ना भाई। मैं अपनी एबिलिटी से ये भी पता कर सकता हूँ कि कौन मुझे मारने के बारे में सोच रहा है, और इसलिए अगर कोई मुझे मारने के बारे में सोचता भी है तो वो वहीं मारा जाएगा। अब ये सब सुनकर तो हाना निराश होकर बैठ जाता है, अबे यार अब तो कुछ नहीं कर सकता मैं। फिर योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी अभी अभी मिली है तो तुम इतना किस बात पर उछल रहे थे। जिस पर हाना कहता है कि दरअसल हम पहले भी एक बार इस वर्ल्ड में समन हो चुके हैं डीमन किंग को हराने के लिए। इतना सुनते ही योगिरी कहता है
कि इसका मतलब तुम पहले भी यहाँ पर समन हुए थे और डीमन किंग को हराकर वापस चले गए थे। इसका तो ये मतलब हुआ कि हम भी वापस जा सकते हैं। और बस इतना कहकर योगिरी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हाना अपनी पॉकेट से एक मैजिक आइटम निकालता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं डोरो का सर्वेंट बन जाऊंगा। देखो, इसे पहनने के बाद ना मैं अपने ओनर की कोई भी बात को इनकार नहीं कर सकता हूँ। और इतना कहते से ही वो उस मैजिक आइटम को पहनकर डोरो के पास आने लगता है। तो डोरो उससे कहती है, अरे अरे दूर रहो दूर रहो। और जैसे ही वो कहती है तो वो आइटम चमकने लगता है और हाना अपने आप पीछे हट जाता है। तो डोरो कहती है कि यार ये तो सच में काम करता है। वैसे क्या मैं तुम्हारा मास्टर बदल सकती हूँ? जिस पर हाना ना चाहते हुए भी जवाब देता है कि हाँ, तुम ओनरशिप को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हो। जो सुनने के बाद डोरो योगिरी को उसका मास्टर बना देती है। इसके बाद योगिरी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें क्या वो जंगल दिख रहा है? जिस पर हाना कहता है कि हाँ दिख रहा है और वहाँ पर काफी सारे मैजिक बीस्ट भी होंगे। तो योगिरी कहता है चलो अच्छी बात है, जाओ वहाँ जाकर खड़े हो जाओ और हाँ, जाने से पहले अपना सारा सामान यहीं पर छोड़ देना और हाँ, हमारे बारे में किसी को बताना भी मत। जिस पर हाना ना चाहते हुए भी काफी सारा खजाना छोड़कर फॉरेस्ट में निकल जाता है। इसके बाद डोरो पूछती है कि क्या उसे ऐसे ही मरने देना सही होगा? जिस पर योगिरी कहता है कि हमें पता नहीं कि वो कब हमें धोखा दे दे और इसीलिए उसके लिए यही सही रहेगा। यह सुनकर डोरो कहती है कि धोखा तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि अगर ऐसा होता है तो होने दो, मैंने खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लिया है। यह सुनकर डोरो पूछती है कि हम दोनों ने तो पहले कभी इतनी बात नहीं करी, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो? डोरो मन में सोच रही थी कि वो उससे प्यार करने लगा है और इसीलिए वो उससे ऐसे पूछ रही थी। जिस पर योगिरी कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, वो ड्रैगन जब तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला था और तुमने मुझे हग किया था, तब तुम्हारी बॉडी मुझे काफी सॉफ्ट फील हुई थी, बस इसीलिए। ये सुनकर तो डोरो का चेहरा लाल हो जाता है और वो उस पर काफी जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, किसी को प्यार वार से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ बॉडी चाहिए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम शीला की जवानी शीला को देखते हैं जो कि बेड पर सो रही थी। और तभी युइची नाम का एक आदमी आकर कहता है कि मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ, सारे मजिशियंस का फर्स्ट मिशन क्लियर हो गया है जिसमें 4 मारे गए। जिस पर शीला कहती है कि अच्छा, इसका मतलब जिन 4 के पास एबिलिटी नहीं थी वो मारे गए, है ना? तो युइची बोलता है कि नहीं, 2 तो बिना रैंक वाले स्टूडेंट थे और 2 एस रैंक वाले स्टूडेंट मर गए हैं। और मेन बात तो ये है कि उनकी मौत का कोई निशान भी नहीं है, कहीं ये इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं? जिस पर शीला कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो एक टाउन के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उस टाउन का गेट बंद होने वाला था और यह देखकर डोरो योगिरी का हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ खींचकर ले जाती है। और फिर वो दोनों गार्ड्स के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उस गार्ड की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। आगे वो गार्ड्स वहाँ पर एक और आदमी को लेकर आते हैं जो योगिरी और डोरो की लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों उसी ग्रुप में से हो, है ना, जो आज दोपहर में आए थे। जिस पर योगिरी कहता है कि हम उनसे बिछड़ गए हैं और उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है कि आमतौर पर हम तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा देते हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि मैजिशियन कैंडिडेट्स के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसके बाद योगिरी पूछता है कि उन्होंने कुछ कैपिटल में जाने के बारे में बताया था, क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि हमें तुम्हारे रास्ते में आने के लिए मना किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि तुम्हारी मदद ही करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद योगिरी और डोरो मन में सोचते हैं खूसट कहीं का, और वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी वो आदमी डोरो की तरफ देखकर कहता है कि अगर ये लड़की चाहे तो मेरे साथ मेरे घर में रात गुजार सकती है। जो सुनकर डोरो योगिरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। आगे जब योगिरी पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो, तो डोरो बताती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम उसे भी ना मार दो। जिस पर योगिरी कहता है क्या बकवास है यार, क्या तुम मुझे क्या एक सीरियल किलर समझती हो क्या? तो डोरो कहती है कि समझती तो नहीं हूँ, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तुम्हें खुद को ये बात पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उनसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर योगिरी पूछता है कि है
लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो लड़की कहती है कि मैं मजिशियन कैंडिडेट के लड़कों को अपने जाल में फंसाती हूँ क्योंकि उनका फ्यूचर एकदम सेट होता है और तो और उन्हें फंसाना भी आसान होता है। हाँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं फंसाती जिसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर डोरो कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं अंधेरा होने से पहले पूरा सिटी घूमना चाहती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि ठीक है, फिर चलो इसकी मदद लेते हैं। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम मीरी है। आगे डोरो काफी सारी शॉपिंग करती है, मगर तभी उन्हें आगे और पीछे से कई सारे लोग घेर लेते हैं, जो कि मीरी की चाल होती है। योगिरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ पैसे तो चाहिए, लेकिन तुम जैसे टैलेंटलेस कैंडिडेट हमारे लिए एकदम सही टारगेट है। बाकी कैंडिडेट्स तो सिटी में जो मन में आए वो करते हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पाते हैं, और इसीलिए तुम जैसे लोगों को तड़पाने में और फिर बेचने में हमें काफी शांति मिलती है। अब यह सुनने के बाद योगिरी कहता है कि मैं तुम्हारा इरादा समझ गया हूँ, तो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यह सुनकर कुछ गुंडे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। और तभी डोरो मीरी से कहती है कि भले ये लड़का तुमको कमजोर लगता है, लेकिन वो सच में काफी स्ट्रोंग है, फालतू इसे मत उलझो। लेकिन मीरी तो ठोकर खाने से पहले कहाँ समझने वाली थी, और वो कहती है कि अभी इतनी बड़ी बड़ी फेंकने से कुछ नहीं होगा। दो टैलेंटलेस मजिशियन कैंडिडेट चाहे कितनी भी कोशिश करे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तभी योगिरी को कहना ही पड़ता है कि मेरे पीछे जितने भी लोग हैं सारे मर जाए, और इतना बोलते ही उसके पीछे सभी लोग मर जाते हैं। और इसके बाद वो अपने सामने एक बीस्ट आदमी से आधा मरने के लिए कहता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से मर जाता है। आगे फिर वो एक आदमी की आंखों की तरफ इशारा करता है, जिससे उस आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ये सब देखने के बाद तो मीरी उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे छोटे भाई बहन घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर योगिरी कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों को लूटना और उन्हें बेचना शुरू कर दो। और इतना कहते से ही योगिरी उन्हें मरने के लिए कह देता है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, असर तो होना चाहिए ना। डोरो उससे पूछती है कि क्या तुमने उन्हें जाने दिया, जिस पर योगिरी कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, असर हो गया। खैर इसके बाद योगिरी और डोरो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि पीछे से कुछ गार्ड आकर उनसे सवाल करने लगते हैं, जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि हमें इनके बारे में क्या पता, हम तो जब यहाँ पर आए थे तो ये लोग ऐसे ही मरे हुए पड़े थे। तभी गार्ड्स में से एक लड़की कहती है कि झूठ मत बोलो, हमने देखा था जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आए तब अचानक से नीचे गिर गए। ये सुनने के बाद डोरो पूछती है कि अगर तुम हमें देख रहे थे तो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए, जिस पर वो लड़की कहती है कि हम इनके बॉस के बारे में पता लगाना चाहते थे और तुम कुछ चालाकी करने की कोशिश मत करना, हमारे पास मजिशियन प्रोटेक्शन है जिससे तुम्हारे गिफ्ट पावर का भी हम पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त एक दूसरा गार्ड कहता है कि जहाँ तक मैं अपने स्किल से देख सकता हूँ इन दोनों के पास कोई गिफ्ट नहीं है, और इसलिए ये मानना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि ये सब इन्होंने किया है। और इसीलिए फिर वो आदमी योगिरी और डोरो से माफी मांगता है। बढ़िया है। जिस पर योगिरी कहता है अरे कोई बात नहीं, देखो तो शाणे को कितना भोला बन रहा है, लेकिन क्या तुम हमें आज रात को रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हो। जिसके बाद वो उन दोनों को एक कैसल के अंदर लेकर जाता है और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब डोरो अपने रूम में बैठी हुई थी तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाती है, जिसे देखकर उसे अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है। तो वो पूछती है कि तुम इस वर्ल्ड में कैसे आई, जिस पर वो भूत कहती है कि मेरा नाम मोको है और मैं डेनोरा स्कूल के फाउंडर के बेटे की वाइफ हूँ, जिसे डेनोरा फैमिली की गार्डियन कहते हैं, और मैं तुम्हारी एक पूर्वज हूँ। मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाई थी क्योंकि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो काफी खतरनाक है, वो मुझे खत्म कर सकता है, और इसीलिए तुम उसे कल मेरे बारे में पहले से बता कर रखना। यह सुनकर डोरो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाना चाहती हो। जिस पर मोको कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें फिजिकल अटैक को छोड़कर बाकी सभी अटैक से बचा सकती हूँ, और वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे अंदर गिफ्ट को इंस्टॉल होने से रोका था। यह सुनकर डोरो गुस्सा हो जाती है कि तुमने रोका था। तो मोको बताती है कि भले ही उस गिफ्ट के काफी फायदे हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हो जाता ना तो तुम सब उस मैजिशियन के बस में आ जाते हो। जिस पर डोरो कहती है ओ अच्छा, और फिर वो पूछती है
कि क्या बाकियों पर भी इसका असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें कोई स्पिरिट प्रोटेक्ट कर रही थी। जिस पर मोको कहती है कि मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो मैंने ही बचाया है, और हाँ, तुम्हें वापस घर भेजने के लिए मैं तुम्हें डेनोरा स्कूल के आर्ट टेक्निक सिखाऊंगी। इसके बाद अगला दिन आता है और होटल की एक एम्प्लॉय योगिरी और डोरो को ग्रीट करती है और वो कहती है कि मेरा नाम सेलेस्टिना है। सेलेस्टिना नाम तो अच्छा लग रहा है यार। ये योगिरी बताता है कि सेलेस्टिना ने हमारे लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन और स्टेटस छुपाने का आइटम और मेरे गेम के लिए एक चार्जर भी बनाया है। आगे सेलेस्टिना उन्हें कैपिटल में जाने के लिए एक टिकट देती है और इसके बाद योगिरी अपना सारा खजाना सेलेस्टिना को संभाल कर रखने के लिए देता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, जहाँ डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम भी मोको को देख सकते हो, जिस पर योगिरी कहता है कि हाँ देख सकता हूँ, लेकिन जब से तुमने मुझे उसके बारे में बताया है तब से ही देख सकता हूँ। और हाँ, सेलेस्टिना ने बताया है कि हमारे क्लासमेट्स प्राइमवेल फॉरेस्ट से ट्रेन से आने वाले हैं, जिस पर डोरो पूछती है कि उसे इतना सब कैसे पता, आखिर वो है कौन। लेकिन तभी अचानक से योगिरी डोरो को नीचे खींच लेता है क्योंकि अगले ही पल एक अटैक से उसकी ट्रेन का रूफ उड़ जाता है और छत के उड़ते से इस सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम उन्हीं गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने योगिरी और डोरो को रोका था। वो लोग उन लुटेरों में से एक, जिसे योगिरी ने अंधा कर दिया था, उससे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक और लड़की, जिसका नाम लीना होता है, वो उस आदमी की आंख निकाल लेती है और उस पर हीलिंग मैजिक करके उसे ठीक भी करती है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे यार, इतना खतरनाक मैजिक हुआ है, इतनी आसानी से हील कैसे होगा। अब यह देखने के बाद लीना उसे काट लेती है, जो देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तो एक गार्ड बताता है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, लीना एक वेम्पायर है जो कि क्लास ओरिजिन ब्लड की है और इसीलिए वो जब भी किसी को अपना खून देती है तो वो उसके ब्लड लाइन में आ जाता है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन भाई साहब, इससे भी उसकी आंखों पर कोई असर नहीं होता है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि एक मैजिशियन था। तो वहीं इस तरफ योगिरी की ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि एक मैजिशियन थोड़ी दूर एक एग्रेसर से फाइट कर रहा है। वो दोनों काफी दूर फाइट कर रहे होते हैं, जिस पर डोरो कहती है कि तुम उन दोनों को मार क्यों नहीं देते, वो हमारे रास्ते में है। जिस पर योगिरी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता रे, ऐसे तो मैं मेरे सामने चलने वाले हर एक इंसान को मार दूं क्योंकि वो मेरे रास्ते में है। वो हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मारने की जरूरत नहीं है और मुझे ये रूल सेट करना पड़ता है, नहीं तो मेरे दिमाग में जो भी आएगा मैं तो उसे मार दूंगा। और तभी वो मैजिशियन और एग्रेसर उसके पास आ जाते हैं, जहाँ वो मैजिशियन आम लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक मैजिशियन लीना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीना इससे बच जाती है और कहती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाके डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। लेकिन तभी वो मैजिशियन वहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। तो वहीं इस तरफ योगिरी के पूछने पर वो मैजिशियन कहता है कि तुम लोगों को एक मैजिशियन को देखते ही उसके सामने नील करना चाहिए। वो इतना कह ही रहा था कि वो मर जाता है। तभी वो एग्रेसर कहता है कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीना उस अटैक के बाद भी जिंदा होती है और कहती है कि अगर मैं इतनी आसानी से मर सकती तो चीजें मेरे लिए काफी आसान हो जाती। और बस इतना कहते से ही वो उस आदमी को वहां से नीचे फेंक देती है। तो इधर वो एग्रेसर योगिरी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जिस पर योगिरी उससे पूछता है कि क्या तुम हमें घर वापस जाने का तरीका बता सकते हो। जिस पर वो एग्रेसर कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता पता है। तो वहीं अगले सीन में गार्ड्स को वो मरा हुआ मैजिशियन दिखता है, जिसके बारे में शीला और लीना बात कर रहे होते हैं। शीला जब वहां से जाती है तो लीना अपने एक आदमी को बुलाकर कहती है कि इमोर्टल आर्मी को लेकर हानाबूसा की तरफ जाओ। तो वहीं इधर मोको डोरो को एक टूल देती है जो उसने उस एग्रेसर की बॉडी पार्ट से बनाया होता है और ये टूल किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में योगिरी और डोरो हानाबूसा सिटी के पास पहुंच चुके थे। तभी डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव नहीं करना चाहते। जिस पर योगिरी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं दुश्मनों को ऐसे भी पलक झपकते ही टपका सकता हूँ। जैसे कि ये कुछ डीमंस और चोर हमारे पीछे आ रहे थे, देखो इनको। उन्हें देखकर डोरो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। क्या होगा अगर तुम टायर्ड हो जाओ और अपनी स्किल्स का यूज ही ना कर पाओ, कोई तो लिमिट होगी ना। जिस पर योगिरी कहता है टायर्ड होने पर तो मैं अपनी स्किल का जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यह सुनकर तो डोरो माथे पर हाथ रख लेती है और सोचती है
कि सही में तुम्हारी स्किल की कोई लिमिट नहीं है। हाँ भाई, कोई लिमिट नहीं तो बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद वो लोग सिटी के अंदर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बैरियर लगे हुए थे और तभी उनकी नजर एक शानदार होटल पर पड़ती है, जिसे देखकर योगिरी कहता है, सेलेस्टिना ने मुझे इसके बारे में बताया था, हम कुछ टाइम तक यहीं पर रहने वाले हैं। फिर आगे जब वो लोग होटल के अंदर जाते हैं तो अचानक से उनके सामने उनका एक क्लासमेट टाचिबाना आ जाता है। डोरो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तो बाकी सारे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में हैं। जिस पर टाचिबाना कहता है कि मैं उनसे अलग हो गया हूँ। और तभी उसके पीछे खड़ी एरी नाम की लड़की डोरो को देखकर कहती है कि ये लड़की कौन है। जिस पर टाचिबाना कहता है, अरे इतना गुस्सा मत हो, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियाँ होती हैं। आगे टाचिबाना कहता है कि ये सारी लड़कियाँ मेरी बॉडीगार्ड्स हैं। ओहो, लड़कियों को बॉडी गार्ड्स बना रखा है, वाह 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 वाह। फिर टाचिबाना के कहने पर वो लड़कियां अपना अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसमें थी एरी, स्टेफेनी, चेल्से, यूफेमिया और रीजा। और सब के सब एकदम एटीट्यूड में होते हैं। भगवान जाने इन्होंने ऐसा कौन सा घर जीत लिया कि ये इतने एटीट्यूड में है। खैर, हमें क्या करना। आगे योगिरी डोरो के कान में कहता है कि सुनो, मुझे नहीं पता कि टाचिबाना के पास क्या पावर है, लेकिन लगता है कि वो इसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जिस पर डोरो बताती है कि टाचिबाना ना हमेशा से ही लड़कियों के बीच फेमस रहा है। अच्छा, फेमस रहा है? अरे टाचिबाना भाई, मुझे भी कोई टिप दे दो यार, कुछ तो हेल्प मिल जाएगी। तभी अचानक से टाचिबाना डोरो से कहता है कि यहाँ पर मिलना तो जरूर किस्मत का करिश्मा होगा, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहोगी? है क्या? जो सुन के डोरो शौक के मारे पत्थर की बन जाती है। फिर आगे टाचिबाना डोरो से कहता है कि वैसे मैं लड़कों को एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे भी अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। अब यह सुनकर डोरो योगिरी से कहती है कि अब तुम कुछ करोगे भी सही कि खाली सुनते रहोगे। तो योगिरी डोरो से कहता है कि इसमें तो पहले से ही इतना कम दिमाग है, इसे तो मुझे अब मारने का भी मन नहीं कर रहा है। आगे डोरो उससे पूछती है, वैसे आखिरकार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? जिस पर टाचिबाना कहता है कि वो क्या है ना कि मैं एक डोमिनेटर हूँ और मेरा क्लास सबसे हाईएस्ट है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर टाचिबाना बाकी क्लासमेट्स के साथ में बैठा हुआ था, पर तभी उनका एक चश्मिश नाम का सीनियर क्लासमेट आकर उससे कहता है कि दोस्त, मैं एक कंसल्टेंट हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, अगर आगे जाकर हम में से कोई भी मैजिशियन नहीं बन पाया ना तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए मैं तुमको यही एडवाइस दूंगा कि तुम्हें काफी सारे लेवल 1 के सर्वेंट्स को खरीद लेना चाहिए। और फिर जब वो लोग भी मॉन्स्टर्स को हराएंगे ना तो उनका एक्सपीरियंस भी तुम्हें मिलेगा और इस तरह से तुम काफी फटाफट अपना लेवल इंक्रीज कर पाओगे। और फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योगिरी कहता है कि इसका मतलब जब तुम अपने सर्वेंट्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हो और वो किसी और मॉन्स्टर को हराते हैं तब भी तुम्हारा ही लेवल इंक्रीज हो रहा है ना? जिस पर टाचिबाना जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरा लेवल ना काफी तेजी से ऊपर जा रहा है और इसीलिए डोरो तुम्हें भी मेरी मिस्ट्रेस बन जाना चाहिए। शायद तुम अभी ढंग से सोच नहीं पा रही हो, ऐसा करो थोड़ा सा सोच लो और फिर इसका जवाब देना। इसके बाद अगले सीन में हम लीना को देखते हैं जो कि एक दूसरे एग्रेसर के सामने हवा में उड़ रही थी। हवा में उड़ रही थी मतलब फ्लाई कर रही थी, है ना, होशियारी नहीं बता रही थी, फ्लाई। वो हवा में उड़ते उड़ते कहती है कि इस एग्रेसर का नाम डार्कनेस है, इसे खत्म करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वहीं इस तरफ डोरो अपने रूम से बाहर देखते हुए कह रही थी कि पता नहीं हमें यहाँ पर और कितने टाइम तक रुकना पड़ेगा। जिस पर मोको कहती है कि शायद योगिरी के जागने तक। फिर डोरो मोको से कहती है कि क्या तुम जाकर उसके रूम में चेक कर सकती हो? जिस पर मोको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कोई गारंटी नहीं भैया, अगर मैं उसके रूम में बिना बोले घुस गई और उसने मुझे मार दिया, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। उसी वक्त अचानक से सिटी में कुछ गाड़ियां आती हैं जिसके अंदर इमोर्टल कोप्स होते हैं और ये लीना के फॉलोवर्स थे। उन्हें देखकर डोरो खिड़कियों में पर्दा डालकर लेट जाती है, लेकिन तभी मोको उसे बताती है कि अभी हमें कोई दरवाजे के बाहर से देख रहा है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। मैं उसे ढंग से देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोई तो है। यह सुनकर डोरो योगिरी के रूम में फोन लगाती है। वहीं दूसरे रूम में हम योगिरी को देखते हैं जो कि अभी एक सपना देख रहा था। सपने में ना वो एक छोटा सा बच्चा था और सपने में भी वो सो ही रहा था। वाह वाह वाह, कितना सुना है भाई इसको। और तभी कोई एक लड़की उसे आवाज लगाकर जगाती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी योगिरी की नींद डोरो के फोन रिंग होने से खुल जाती है
और फिर वो उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो डोरो के रूम में जाने के लिए निकल जाता है। और जब वो डोरो के रूम की तरफ जा रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई लड़की डोरो के रूम में अटैक करने वाली थी और इसीलिए वो उसे वहीं पर पट्टे से हेडशॉट मार देता है। और फिर आगे वो अंदर जाकर डोरो को बताता है कि इसका निशाना तुम थी और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि टाचिबाना की बॉडीगार्ड एरी थी। वहीं इस तरफ टाचिबाना का एरी से कनेक्शन टूट गया था। इस तरफ योगी कहता है कि यह टाचिबाना की बॉडीगार्ड थी और इसीलिए वो कहता है कि हो सकता है कि इसे मारने के कारण हमें आगे टाचिबाना से लड़ना पड़ जाए, इसीलिए अभी हमारा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर टाचिबाना पर अटैक कर देता है, पर टाचिबाना बैरियर की मदद से उसके अटैक से बच जाता है और फिर एक मैजिक अटैक से उसे मार देता है। उसको मारने के बाद मतलब उसको हरा देता है और उसको हराने के बाद वो उसे भी अपना सर्वेंट बना लेता है। अब क्योंकि उसका एरी से कनेक्शन टूट गया था और इसीलिए वो उसके बारे में जानने के लिए एक रिकॉर्डिंग चेक करता है जहां वो देखता है कि एरी अचानक से नीचे गिर गई। ये देखकर यूफेमिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एरी जैसी असैसिन को कोई पीछे से मार सकता है। फिर टाचिबाना पूछता है कि वैसे एरी अभी होटल में क्या कर रही थी, जिस पर यूफेमिया कहती है कि मेरे ख्याल से शायद वो आपकी क्लासमेट को आपके पास लाकर आपको खुश करना चाहती थी या फिर उसे मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा होगा कि वो आपके लायक नहीं है। ये सुनकर टाचिबाना कहता है क्या, अरे अगर उसने कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया होगा तो शायद डोरो यहाँ से भाग गई होगी और इसीलिए फिर वो रीजा और चेल्से को उसे रोकने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो उस एग्रेसर पर एक अटैक करके उसके सर के आर पार हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि चाहे मैं कितनी भी बार कोशिश कर लूं लेकिन डार्कनेस पर मेरे अटैक का कोई असर नहीं हो रहा है। तो वहीं इस तरफ डोरो और योगिरी होटल से निकलने वाले होते हैं लेकिन तभी रीजा उनके सामने आ जाती है और उन दोनों को आइस के अंदर फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी योगिरी उसके आइस को तोड़कर बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे आइस को मारने की कोशिश कर रहा था और लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तभी रीजा उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है पर योगिरी उसके उस अटैक को भी तोड़कर उसके वॉन्ड को मरने के लिए कह देता है जादुई छड़ी, जिससे उसकी जादुई छड़ी भी वहीं पर टूट जाती है। फिर आगे वो रीजा से कहता है कि जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा मैं जिस भी चीज के बारे में सोचता हूँ वो वहीं पर टूट जाती है, इसलिए तुम ज्यादा होशियारी बताने की कोशिश मत करना और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे और डोरो को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था, है ना? जिस पर रीजा कहती है कि हाँ। तो फिर योगिरी आगे कहता है तो बाकी सब कहाँ पर है? जिस पर रीजा कहती है बाकी सभी को भी सेम ही ऑर्डर दिया गया है। और तभी ऊपर से कोई डोरो के ऊपर जंप कर देता है लेकिन डोरो उसे पकड़कर धोबी पछाड़ देती है धमाधम। वो लोग देखते हैं कि ये एक डॉल थी पर तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक डॉल नहीं है बल्कि काफी सारी डॉल्स ने उन्हें घेर लिया होता है। इसके बाद इससे पहले कि रीजा कुछ और कर पाती योगिरी उसे वहीं पर मार देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सब ना चेल्से कर रही होती है और वो डॉल्स को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है और ऑर्डर मिलते से ही वो डॉल्स उन पर अटैक करने के लिए कूद जाती है, लेकिन तभी योगिरी एक झटके में ही सभी डॉल्स का खेल खत्म कर देता है। और फिर जब वो चेल्से के पास जाते हैं तो वो ऐसा बर्ताव करने लगती है जैसे यहाँ पर योगिरी और डोरो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तो वहीं इस तरफ टाचिबाना को रीजा की मौत का पता चल जाता है और वो अपने मैजिक से देखकर योगिरी के इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के बारे में भी पता कर लेता है। आगे वो कहता है कि मुझे इन लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहां मैं इन लोगों को ढंग से ऑब्जर्व कर सकूं। तो वहीं इस तरफ जब योगिरी और डोरो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तभी वहां पर काफी सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं, जिसे देखकर डोरो काफी ज्यादा डर जाती है और योगिरी को उन्हें मारने के लिए कहती है। जिस पर योगिरी कहता है कि मैं इन्हें मार तो सकता हूँ लेकिन इसके बाद ये सब हमारे सर के ऊपर गिर जाएंगे। जो सुनने के बाद डोरो कहती है नहीं 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 नहीं, वो उन्हें मारने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों नीचे उतरने लगते हैं, जो देखकर टाचिबाना कहता है कि लगता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते हो जब तुम घिरे हुए हो। चलो बेटा अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। और फिर वो कुछ करने ही वाला था लेकिन उसी वक्त यूफेमिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें एक अनजान पावर वाले दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन टाचिबाना कहाँ समझने वाला था, वो यूफेमिया की बात ना सुनकर उन कॉकरोचेस को मरने का ऑर्डर दे देता है। उन्हें देखकर योगिरी कहता है
कि ये कॉकरोचेस अभी हमारे ऊपर अटैक करने का मौका ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं इनके मेन कमांडर टाचिबाना को ही मार दूंगा। और इतना कहते से योगिरी उन्हें मारने वाले इरादे की जड़ तक जाता है और जैसे ही उसे टाचिबाना दिखता है वो उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद तो वो सारे कॉकरोचेस एकदम आजाद होकर घूमने लगते हैं। डोरो उससे पूछती है कि क्या तुम उन्हें नहीं मारने वाले, जिस पर योगिरी कहता है कि बस क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है इसी वजह से किसी की जान लेना, ये तो गलत है ना। तो वहीं दूसरी तरफ टाचिबाना को ऐसे देखकर स्टेफेनी उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन तभी यूफेमिया बिना कुछ करे ही वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब हम आजाद हो चुके हैं। और फिर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो अपने चारों तरफ रेगिस्तान देखकर एकदम शौक रह जाती है। और तभी लीना उसके पास आकर उस पर एक मैजिक करती है जिससे यूफेमिया खुद उसका गला आगे कर देती है। और फिर लीना उसके गले में काटकर कहती है, मैं लीना हूँ, एक ओरिजिन ब्लड, चलो मेरी फॉलोअर बन जाओ और जो कुछ भी जानती हो सब कुछ बता दो। तो वहीं इस तरफ जब योगिनी और डोरो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ोंबीज ने तहलका मचा दिया था, वो सब लोगों पर अटैक कर रहे थे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीना और यूफेमिया को योगिनी के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां लीना कहती है कि मैं योगिनी की एबिलिटी के बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तो ये जानना है कि क्या वो मुझे मार सकता है या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ योगिनी और डोरो जब होटल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी सिटी में हर तरफ ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज थे जो कि ना दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे थे। योगिनी कहता है कि अगर हम चाहें तो इनके बीच में से बचकर जा सकते हैं, जिस पर डोरो कहती है कि क्या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ना सही रहेगा। तो योगिनी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम इन्हें बचा पाएंगे। अगले सीन में हम उन ज़ोंबीज के लीडर को देखते हैं जिसका नाम मासायुकी है। वो सिटी के मेयर रियोटा के सामने बैठा हुआ था। रियोटा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, इस सिटी को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिस लीना ने दी है, इसीलिए अपने ज़ोंबीज को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिसके जवाब में मासायुकी कहता है कि मैं ये सब मास्टर लीना के ऑर्डर पर ही कर रहा हूँ, जो सुनकर रियोटा काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद मासायुकी सिटी में अनाउंस करके अपने ज़ोंबीज को रुक जाने के लिए कहता है और फिर वो कहता है, क्या हानाबुसा के सारे लोग मेरी बात सुन सकते हैं? मेरा नाम मासायुकी है दोस्तों, मैं मास्टर लीना का फॉलोवर हूँ और सभी ज़ोंबीज का लीडर भी। फिलहाल मैं योगिनी और डोरो को ढूंढ रहा हूँ, उन दोनों को ढूंढकर 1 घंटे के अंदर सेंटर प्लाजा के अंदर लेकर आओ, जिंदा या फिर मुर्दा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ोंबीज का हमला दोबारा से शुरू हो जाएगा। और यहाँ से कोई भागने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि सिटी के बैरियर्स क्लोज कर दिए गए हैं। और ये सारी बातें सुनकर बेचारा रियोटा कुछ नहीं कर पाता है। तो वहीं दूसरी तरफ योगिनी और डोरो एक जगह पर छुपे हुए थे। योगिनी कहता है कि इस हालत में हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मगर हम अभी ट्रेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद डोरो पूछती है कि वो आखिर हमें क्यों ढूंढ रहा होगा, जिस पर योगिनी कहता है कि क्या मतलब क्यों ढूंढ रहा होगा, हमने उनके एक मैजिशियन को मारा है। तभी अचानक से पीछे से कुछ लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिन्हें देखकर योगिनी कहता है कि देखो, अगर हमारे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन लातों के भूत बातों से मानते नहीं है और उनमें से एक आदमी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे योगिनी को फिर मारना पड़ता है। ये देखकर डोरो कहती है, बड़ी अजीब बात है, तुम जिसे कहते हो उसे मारकर ही दम लेते हो। जिस पर योगिनी कहता है कि ये लोग हमारी जान लेने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं उन्हें मार पाया। खैर, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें सीधा प्लाजा में जाकर ही उनसे डील करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों मासायुकी के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मासायुकी कहता है कि क्या सही में तुम दोनों यहाँ पर खुद से ही आ गए हो? क्या तुम लोग दूसरों को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना चाहते हो? लेकिन तभी योगिनी कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जिस पर मासायुकी पूछता है, तो तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारा खेल तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिस पर योगिनी कहता है कि हमें ट्रेन से रॉयल कैपिटल में जाना है, इसीलिए अगर तुम बैरियर हटा दोगे तो बेहतर रहेगा। अब ये सुनकर मासायुकी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम एक बेवकूफ हो? अभी तुम्हारे पास मुझे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। जिसके जवाब में योगिनी कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, ठीक है, अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब इतना सुनते से ही तो मासायुकी का पारा चढ़ जाता है और वो अपने कुछ अनडेड सोल्जर को उन पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और वो कहता है
कि तुम भले ही कितने ही स्ट्रोंग क्यों ना हो, जो ऑलरेडी मर चुके हैं तुम उन्हें नहीं मार सकते। मगर जैसे ही योगिरी उन्हें मरने के लिए कहता है, वो सारे वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं। अब ये देखकर तो मासायुकी का माथा फट जाता है और वो पूछता है कि तुमने इन्हें कैसे मारा, जबकि ये तो ऑलरेडी मर चुके थे। जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ मेरा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो। अब ये सुनने के बाद मासायुकी अपनी बॉडी को एक वियरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही योगिरी उसका खेल तमाम भमाम भमाम खत्म कर देता है। आगे वो दोनों रियोटा के पास जाते हैं, जहां वो उनसे कहता है कि देखो मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर योगिरी कहता है कि हम यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहते, हम तो ये सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। आगे रियोटा उन दोनों को बताता है कि एक लीना नाम की मैजिशियन ने मासायुकी को तुम दोनों को मारने का ऑर्डर दिया था। और तभी अचानक से योगिरी कहता है कि मुझे हर तरफ से हमें मारने का इंटेंशन फील हो रहा है, और उसका इंटेंशन बिल्कुल सही था। पूरे सिटी के सभी लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं। ये देखकर रियोटा मासायुकी के पास से एक रिमोट की निकालकर कहता है कि अगर हम अपने चारों तरफ बैरियर का इस्तेमाल करें तो बच जाएंगे। लेकिन जब वो उसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो रिमोट की बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो वहीं इस तरफ यूफेमिया लीना से कहती है कि हमें योगिरी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ताचिबाना उससे काफी दूर था, लेकिन फिर भी उसने उसे मार दिया था। जिस पर लीना पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से योगिरी हमारे लिए कितना खतरनाक बन सकता है। जिस पर यूफेमिया कहती है कि वो एक मैजिशियन, स्वॉर्ड मास्टर या फिर मैजिकल बीस्ट, इन सब से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें उससे जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। ये सुनकर लीना सोचती है कि मेरी ताकत जानने के बाद भी वो मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रही है। इसका मतलब तो उसके हिसाब से योगिरी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहीं इस तरफ सभी लोगों ने योगिरी, डोरो और रियोटा को घेर लिया था और उनके ऊपर एक एक करके अटैक कर रहे थे। और क्योंकि वो मान नहीं रहे थे तो योगिरी उन्हें मार दे रहा था। और फिर आगे वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इन सबको यहीं पर मार सकता हूँ। लेकिन रियोटा के लिए अपने मासूम लोगों को ऐसे मरता हुआ देखना काफी दर्द भरा होगा। तो वहीं अगले सीन में लीना कहती है कि डार्कनेस अभी सिटी के अंदर जाने वाला है और यही सही टाइम है। अगर मैं डायरेक्टली नहीं मार सकती तो इनडायरेक्टली मारूंगी। और इतना कहकर वो अपनी बॉडी से एक और लीना बाहर निकालती है और कहती है कि भले ही अगर ये दूसरी बॉडी जलकर राख हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल सही सलामत रहूंगी। और इसके बाद वो अपने क्लोन को ऑर्डर देती है कि आसमान में जाकर अपने काफी सारे क्लोन्स बनाओ। उसका ऑर्डर पाते ही वहाँ पर काफी सारी लीना हो जाती है। तो इस तरफ डार्कनेस भी सिटी के अंदर आ चुका था और वो उसके रास्ते में हर एक चीज को मिट्टी में मिलाते जा रहा था। तो वहीं उधर लीना अपने क्लोन से कहती है कि जब वो डार्कनेस अजीब हरकतें करने लगे तब तुम पूरी सिटी को तबाह कर देना। अजीब हरकत मतलब? अजीब हरकत से मेरा मतलब है कि जब डार्कनेस अटैक करे या मारा जाएगा। तो वहीं इस तरफ जब डोरो पूछती है कि क्या तुम उसे मार सकते हो, तो योगिरी हाँ में जवाब देता है। और यह सुनकर रियोटा उसे सिटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर योगिरी उसकी तरफ देखकर मरने के लिए कहता है और वो डार्कनेस वहीं पर निपट जाता है। मगर तभी अगले ही पल सिटी के ऊपर आसमान से अटैक होने लगते हैं, जिससे पूरी सिटी तबाह होने लगती है। ये देखकर रियोटा योगिरी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि तुम्हारे लिए ये बोलना आसान है, लेकिन मुझे पता भी नहीं कि ये चीज क्या है। तभी डोरो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की है जो कि काफी तेजी से सिटी पर अटैक कर रही है। ये सुनकर रियोटा समझ जाता है और कहता है कि ये जरूर मिस लीना है। आगे डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम उसे मार सकते हो, जिस पर योगिरी कहता है कि उसका अटैक मेरी तरफ नहीं है और ये लीना इतनी तेजी से अटैक कर रही है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। जिस पर डोरो रियोटा से पूछती है कि आखिर इतने सारे लीना एक साथ कैसे अटैक कर रही है। तो रियोटा बताता है कि मिस लीना अपनी जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकती है। तभी योगिरी कहता है कि अगर वो डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करेगी तो मैं उसे मार सकता हूँ। तो रियोटा क्या करता है कि वो अपनी एबिलिटी से सिटी का एक होलोग्राम निकालता है और कहता है
कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अटैक एक पैटर्न में चल रहे हैं। वो एक जगह पर 2 बार अटैक नहीं करती है और उसका अगला अटैक पिछले वाले के दूर होता है, इसलिए हमें शहर के बीच में जाकर वहाँ इंतजार करना चाहिए। इतना सुनने के बाद योगिरी वहाँ से जाने वाला होता है कि रियोटा उसे रोककर कहता है कि रुको, मैं सबको एक साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही वो सिटी में टेलीपोर्ट होते हैं, उनके ठीक सामने लीना का एक अटैक हो जाता है और इसीलिए वो उस अटैक की तरफ भागकर जाते हैं और योगिरी उसे मरने के लिए कह देता है और मोको उनके ऊपर एक शील्ड बना देती है, जिससे धमाके के कारण वे लोग तो बच जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके सभी लीना मरकर नीचे गिरने लगती हैं। ये देखकर असली लीना सोच रही थी कि एक अमर वेम्पायर कैसे मर सकती है। तभी यूफेमिया उससे पूछती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, जिस पर लीना कहती है कि वो सारी लीना एक ही टेम्पलेट से बनी हुई थी, इसीलिए उसने एक को निशाना बनाकर सबको मार दिया। तो अगली बार मुझे बस एक दूसरे से अलग कॉपीज बनाने की जरूरत है। लीना इतना बोल ही रही होती है कि अचानक से उसकी बॉडी पर भी इंस्टेंट डेथ मैजिक का असर हो जाता है और वो सोचती है कि मेरी मेन बॉडी जो कि एक डायमेंशन में है वो कैसे मर सकती है, आखिर ये हो कैसे सकता है। और तभी वो वहां से नीचे गिर जाती है और आखिर में सोचती है कि अब मैं उस लड़की की जान बचा पाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कॉफिन के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। तभी लीना की एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जहां वो कह रही थी कि अगर तुम ये फुटेज देख रही हो, इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हो गया है। मैं मर गई हूँ और तुम जिंदा बच गई हो। तुम और मैं एक हैं। तुम एक कॉपी हो जो मुझसे बनाई गई हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी कोई भी मेमोरी नहीं है जिससे कि तुम योगिरी के अटैक से बचकर रहो। तो वहीं इस तरफ योगिरी और डोरो एक गाड़ी में बैठकर हानाबुसा से निकल जाते हैं। तो अगले सीन में हम उनके क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि अभी ट्रेनिंग करके अपना लेवल बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें एक रियोको नाम की लड़की होती है। वो रात में अपने टेंट के अंदर जाती ही देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की खड़ी है और उसका नाम कारोल है। उसके हाथ में रियोको का स्मार्टफोन था जो कि वो उसे लौटाते हुए कहती है कि दरअसल मैं योगिरी पर नजर रखना चाहती थी। पहले हमने उस पर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन इस दुनिया में उसका कोई काम नहीं है। और तभी रियोको के फोन में लिखा हुआ आता है कि अल्फा ओमेगा का फर्स्ट फ्लोर ओपन हो गया है, जो देखकर रियोको काफी डर जाती है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो गाड़ी चलाकर पहाड़ से गुजर रहे थे। इस दौरान डोरो को ड्राइव करने में काफी मुश्किल हो रही थी और वो लोग गिरते गिरते बचते हैं। तो वहीं योगिरी वो तो घोड़े बेच के सो रहा था मस्ती में, और तभी उनके सामने एक काफी बड़ा पत्थर आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। तो अगले सीन में हम योगिरी के सपने में देखते हैं जहां एक लड़की उसे हैंडशेक करना सिखा रही थी। आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर इंटरव्यू देने आई हुई होती है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि अगर इस जॉब में मेरी जान भी चली गई तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसका नाम असाका है। आगे फिर एक आदमी असाका को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और रास्ते में असाका पूछती है कि यहाँ पर मेरा क्या काम होने वाला है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर की देखभाल करनी होगी। ये सुन के असाका के होश उड़ जाते हैं। आगे वो आदमी बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे सोसाइटी का भला हो सके। ये सब सुनने के बाद असाका पूछती है कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें अल्फा ओमेगा के बारे में पता है? ये एक टेस्ट सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका तुम ख्याल रखने वाली हो। ये सुनकर असाका पूछती है कि तुम जिस टेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हो वो इंसान ही है ना? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने उसे खुद कभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर जानता हूँ कि अल्फा ओमेगा जिसे चाहे उसे मार सकता है। जिसे सुनकर असाका तो डर जाती है और पछताने लगती है, हे भगवान, मैंने ये जॉब क्यों ली। इसके बाद वो दोनों एक रूम में आते हैं जहां वो आदमी असाका को एक पेपर देकर कहता है कि इसके आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा और इस पेपर में तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इतना कहकर वो आदमी तो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब असाका सामने एक लॉकर जैसा डोर ओपन करती है तो वो एक अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल जगह पर आ जाती है जहाँ उसके सामने एक घर होता है। असाका उस घर के अंदर जाकर आवाज लगाती है, कोई है? यहाँ पर कोई है क्या? लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो फिर जब वो एक दरवाजा खोलती है
तो देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि और कोई नहीं बल्कि योगिरी ही होता है। अब उसे देखते ही असाका उसके पास जाकर उसे अपने कंधे पर उठा लेती है और कहती है कि इतने प्यारे बच्चे को ऐसे अंडरग्राउंड में रखने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे लेकर उस घर से बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें बाहर खेलना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। तभी योगिरी असाका की तरफ इशारा करके मरने के लिए कहता है, लेकिन असाका को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े एक डेविल को। आगे योगिरी कहता है, लगता है ये डेविल आपकी शेडो में छुपा हुआ था। ये लोग आमतौर पर मुझे मारने के लिए आते रहते हैं। वैसे मुझे अभी खेलने में दिक्कत तो कोई नहीं है, मगर अभी रात होने वाली है, तो क्या मैं कल खेल सकता हूँ? जो सुनकर असाका उससे माफी मांगती है और उससे हाथ मिलाकर कहती है कि मैं असाका हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर योगिरी कहता है कि सब मुझे अल्फा ओमेगा यही कहकर बुलाते हैं। वैसे मुझे ना काफी भूख लगी है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं जहां असाका उसे कप नूडल्स बनाकर देती है, जिसे खाते ही योगिरी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। तभी असाका उससे कहती है कि मैं आज से ना तुम्हें योगिरी कहकर पुकारूंगी। जो सुनकर योगिरी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद असाका उसका हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसे हाथ मिलाने को हैंडशेक कहते हैं। तभी डोरो उसे नींद से जगा रही थी और जगा भी देती है। वो कहती है कि अभी हम और आगे नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर योगिरी पूछता है, अच्छा वैसे हम रॉयल कैपिटल में क्यों जा रहे हैं? जिस पर डोरो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये बात अभी पूछ रहे हो, तुम ये निकलने से पहले भी तो पूछ सकते थे। तो योगिरी कहता है, अरे हाँ याद आया, हमारा मकसद अपने वर्ल्ड में वापस जाने का है और उसे पूरा करने के लिए हमें शीला से बात करनी पड़ेगी। ठीक कहा ना? इसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी उनकी गाड़ी एक ड्रैगन से टकरा जाती है और वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे योगिरी एक शब्द बोल के वहीं का वहीं मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो उन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिस पर योगिरी कहता है कि तुम सब के सब मर जाओ। और तो क्या, फिर सारे के सारे ड्रैगन एक मच्छर की तरह धमाधम नीचे गिर के मर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और गोल्डन कलर का ड्रैगन उनके सामने आता है, जिसे देखकर योगिरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन पतली गली पकड़कर निकल लेता है। ये देखकर योगिरी पीछे से उस पर आवाज लगाता है, सुनो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ पर वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी साथियों के पास भेज दूंगा। और यह सुनते ही वो ड्रैगन वहीं का वहीं रुक जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि वो खतरनाक ड्रैगन अब एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म होकर योगिरी के सामने बैठकर आंसू टपका रहा होता है। आगे जब योगिरी उससे उन पर अटैक करने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मैं तो बस आप लोगों को टेस्ट कर रही थी कि आप लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लायक हो भी या नहीं। ये सुनकर योगिरी कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर वो क्या होता है? जिस पर वो ड्रैगन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं आए? तो योगिरी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तो सिर्फ रॉयल कैपिटल के लिए जा रहे थे। और बस इतना कहकर योगिरी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो ड्रैगन उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ चलो, हमें टैलेंटेड कैंडिडेट की काफी ज्यादा जरूरत है। हमारे स्वॉर्ड मास्टर एक मजिशियन को टक्कर दे सकते हैं। यह सुनकर योगिरी सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो शायद वो हमें हमारी दुनिया में वापस जाने का तरीका भी बता सकता है। यह सुनकर वो ड्रैगन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा नाम अटिला है, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगी। इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। अटिला बताती है कि ये सब एक स्वॉर्ड्समैन है जो कि नेक्स्ट स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं और आज हम डिवाइन किंग के अगले नाइट को ढूंढ रहे हैं। और तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दो जब तक कि मैं रुकने के लिए नहीं बोल देता। और अगर 10 मिनट के अंदर तुम में से आधे से ज्यादा लोग नहीं मरते हैं तो सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी योगिरी कहता है कि मुझे डिस्क्वालीफाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अगर तुम में से एक भी यहाँ से निकलता है तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और फिर इसके बाद क्या, सब लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और तभी कुछ लोग योगिरी के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें योगिरी मारने वाला होता है।
कि एक दूसरा लड़का आकर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो योगिरी से कहता है कि तुम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, है ना? आप लोगों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो? तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसकी हाफ बॉडी कट चुकी थी। वो चिल्लाते हुए डोरो से कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारे पैरों के पास जो स्टोन गिरा हुआ है वो पकड़ा दो। और जैसे ही डोरो उसे वो स्टोन देती है, वो लड़का बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है। आगे स्वॉर्ड मास्टर उन्हें एक दूसरी जगह पर जाने के लिए कहता है, जहाँ रास्ते में हमें सबका नाम भी पता चलता है। जिस लड़के ने योगिरी और डोरो को प्रोटेक्ट किया था उसका नाम रिक होता है, और जो लड़का स्टोन से हील हो गया था उसका नाम लाइनेल होता है। आगे योगिरी रिक से पूछता है कि आखिर ये डिवाइन किंग कौन है, जिस पर रिक उसे बताता है कि डिवाइन किंग वो है जो सील किए गए डीमंस को संभालता है। हजारों सालों पहले डार्क गॉड को डिवाइन किंग ने खुद अपने हाथों से सील किया था, और इसीलिए अभी अपने डार्क गॉड को वापस से जिंदा करने के लिए उसके फॉलोवर्स हर तरफ साजिश रच रहे हैं। तो वहीं इस तरफ डोरो लाइनेल से पूछती है कि वैसे तुमने उस टाइम जो स्टोन यूज किया था वो क्या था, जिस पर लाइनेल कहता है कि ये स्टोन ये मुझे किसी भी हालत में हील कर सकता है, और तो और मुझे हर आधी रात को नए स्टोन्स मिलते हैं। इसके बाद उन लोगों के सामने एक बैरियर आता है, और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी बड़ा टावर होता है। तभी मोको कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ की हवा एकदम सही नहीं है। तभी एकदम से लाइनेल वहाँ पर उल्टी करने लगता है। ये देखकर डोरो मोको से कहती है कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर मोको कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ इसलिए। इसके बाद वो योगिरी से पूछती है तो योगिरी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। और तभी सब नोटिस करते हैं कि अटिला वहाँ से गायब हो चुकी थी और कहीं भी उसका कोई अता पता नहीं था। आगे सभी एक लिफ्ट से उस टावर के ऊपर जाते हैं, जहाँ स्वॉर्ड मास्टर उन्हें टावर के पीछे देखने के लिए कहता है और बताता है कि ये इस दुनिया का अंत है। तभी डोरो कहती है कि मुझे वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ मॉन्स्टर और एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की दिख रही है, जिस पर रिक कहता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर और डार्क गॉड है। तभी प्रेजेंट स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि इस दुनिया को एक न एक दिन खत्म होना ही है, और हम स्वॉर्ड मास्टर का काम इस पर सिर्फ नजर रखने का है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि अगर हमने उन्हें हरा दिया तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, है ना? और इतना कहते से ही वो वहाँ पर एक अटैक भी कर देती है, लेकिन जैसे ही उसका अटैक वहाँ तक पहुँचता है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि वहाँ पर टाइम काफी स्लो चलता है, इसलिए जब तक तुम्हारा अटैक वहाँ तक पहुँचेगा तब तक तो सदियां बीत जाएगी। खैर अभी तुम लोगों का दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा। और फिर वहाँ एक दूसरी लड़की सबसे कहती है कि इस टेस्ट में तुम सबको 24 घंटे के अंदर टावर के छत से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है और सबको टावर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इस तरफ डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम अपनी एबिलिटी से डार्क गॉड को मार सकते हो, लेकिन ये बात भी तो है कि तुम्हारे पास उन्हें मारने की कोई वजह ही नहीं है। तभी डोरो योगिरी को देखती है तो उसके चेहरे पर ना एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, और वो डोरो के कान में कुछ बताता है जो सुन के डोरो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तो आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योगिरी, डोरो और बाकी सभी लोग टावर से नीचे जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी फ्रेडेरिका नाम की लड़की जो कि लाइनल की ओल्ड फ्रेंड होती है, वो उसे रोककर उसका स्टोन मांगते हुए कहती है कि मुझे अपना मैजिक पावर वापस से रिफिल करना है। तो लाइनल उससे कहता है भग नहीं, ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि ये स्टोन तो सिर्फ मेरे ऊपर ही काम करता है। अब ये सुनकर फ्रेडेरिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और फिर वो मुंह बना के चली जाती हैं। आगे योगिरी, डोरो, रिक और लाइनेल साथ मिलकर टावर के नीचे जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें काफी सारे लोगों की बॉडीज भी मिलती हैं। और ये देखकर रिक कहता है कि लगता है कि हमसे आगे जो लोग गए हैं उन्होंने लगभग सभी ट्रैप्स के असर को खत्म कर दिया है, मतलब कि अब हमें सिर्फ बाकी बचे हुए ट्रैप से ही बचकर जाना है। लेकिन रिक ने इतना बोला ही था कि लाइनेल का पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिससे एक वेपन उसके आर पार हो जाता है, पर वो अपने स्टोन का इस्तेमाल करके वापस से ठीक हो जाता है। ये देखकर डोरो से कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता रहता है तो तुम एक स्टोन को अपने हाथ में क्यों नहीं पकड़ लेते, जिस पर लाइनल कहता है अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है,
और फिर वो एक स्टोन को अपने हाथ से बांध लेता है। इसके बाद वो बिना सोचे एक रूम के अंदर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद हमें उसके चिल्लाने की आवाज आती है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब सब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर टेरेसा नाम की एक लड़की खड़ी होती है। रिक उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम डिवाइन किंग की नाइट होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को क्यों मार रही हो। जिस पर टेरेसा कहती है क्योंकि हमें ऐसे ही तो पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने गलती से काफी सारे मासूम लोगों की जान ले ली थी, जिस वजह से मुझे निकाल दिया गया था, इसलिए मैं इस मौके का दोबारा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये सुनकर रिक सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन डोरो कहती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पूरे रूम में हर तरफ पतले पतले वायर फैले हुए हैं। इसके बाद रिक टेरेसा से लड़ने का डिसाइड करता है, जिस पर टेरेसा उस पर लगातार अटैक करने लगती है और उन अटैक्स को रिक को हैंडल करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मगर तभी अपना हीरो योगिरी पीछे से अपना फेमस डायलॉग मर जाओ तुम बोल देता है। और आगे क्या होता है वो तो आपको पता ही है। टेरेसा के मरने के बाद योगिरी को लायनेल का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसमें उसने उस स्टोन को पकड़ा हुआ था और उसकी बॉडी तो कहीं और ही पड़ी हुई होती है। और ये देखने के बाद वो लोग उसकी मदद कर देते हैं और फिर और नीचे वाले फ्लोर में आने पर उन्हें एक होटल जैसा रूम मिलता है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिसमें वो नाइट स्पेंड कर सकते हैं। मगर योगिरी और डोरो को यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम मिलता है। अच्छा 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 अच्छा। डोरो ना रूम में जाते ही थोड़ी ना नर्वस हो जाती है, पर योगिरी है अपना एकदम सख्त व्यक्ति। बेड के पास जाते ही कपड़े फटाफट से बदल कर सीधा बेड पर धड़ाम से गिर जाता है और सो जाता है। तो वहीं अगले सीन में हम लायनल को देखते हैं, जो कि आधी रात में अपने स्टोन्स के वापस आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही आधी रात होती है उसे एक साथ 100 स्टोन्स मिल जाते हैं, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी एक स्टोन में से वही गॉडेस निकलती है जिसने उसे इस दुनिया में भेजा होता है और स्टोन्स दिए होते हैं। वो गॉडेस उससे कहती है कि अब से मैंने इस जगह को तुम्हारा सेव पॉइंट बना दिया है, तुम अब जब भी और जितनी भी बार मरोगे यहाँ पर आ जाओगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि एक लड़की से बात कर रहे थे। वो कहती है कि टावर में मरे हुए लोगों का नंबर सोल्स के नंबर से मैच नहीं कर रहा है, और तो और हमें फर्स्ट बैरियर को ठीक करने के लिए सभी डीमंस की पावर को रिफिल करना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम आओई था, और वो एक लड़के से फाइट कर रही होती है। आगे वो उस लड़के से कहती है कि मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि तुम अच्छे आदमी हो या नहीं। और फिर वो अपनी राइट आई से देखकर कहती है कि तुम्हारा नाम रिकुटो है ना। लेकिन तभी रिकुटो अचानक से आओई पर मैजिक टेंटेकल से अटैक कर देता है, लेकिन जस्ट वर्ल्ड नाम का मैजिक करके आओई उसके अटैक को वहीं पर गायब कर देती है। ये देखकर रिकुटो उस पर दोबारा से मैजिक अटैक करता है, मगर आओई उसी के जैसा सेम मैजिक करके उसके मैजिक को तोड़ देती है। अब यह देखकर रिकुटो काफी ज्यादा डर जाता है और आओई पर एक और मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक ना एक्टिवेट ही नहीं होता। जिस पर आओई कहती है कि मैजिक पावर तुम्हें गॉड से मिली होती है और इसीलिए वो उसे वापस भी ले सकते हैं। जिस पर रिकुटो अपना स्वॉर्ड निकालकर कहता है कि ये स्वॉर्ड मुझे गॉड ने नहीं दिया है, इसीलिए वो मुझसे ये तो नहीं छीन सकते। इतना कहते ही वो आओई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आओई उसके अटैक से बचते हुए उसके पीछे जाकर वहीं पर उसका गला काट देती है। और उसी वक्त आओई के नाइफ से आवाज आती है कि तुम्हें नेक्स्ट जॉब मिली है। तुम्हारे नेक्स्ट टारगेट 2 मजिशियन कैंडिडेट्स हैं, जिनका नाम योगिरी और डोरो है। चलो अभी के अभी तुम हानाबुसा के लिए निकल जाओ। इसके बाद आओई वहाँ से निकल ही रही होती है, मगर तभी पीछे से हाना, जिसे योगिरी ने फर्स्ट एपिसोड में जंगल में मरने के लिए भेज दिया था, वो आकर आओई के पैरों में पड़ जाता है और रोते हुए वो कहता है, वाह! जब मैं फॉरेस्ट में जंगली बीस्ट के बीच में घूम रहा था तब मुझे रिकुटो ने अपना सर्वेंट बनाया था, लेकिन अब जब वो मर चुका है तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे आप अपना सर्वेंट बना लीजिए।
तो वहीं इस तरफ गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुबह जब डोरो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि योगिरीना उसके चेस्ट के ऊपर सर रखकर आराम से सो रहा था, जिस पर वो नर्वस होकर अचानक से बैठ जाती है। तभी उसकी नजर अचानक से मोको पर जाती है, जो कि दीवार के अंदर फंसी हुई होती है। उसे देखकर वो कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, जिस पर मोको कहती है कि आधी रात को जब तुम सो गई थी तब मैंने योगिरी को तुम्हारे ऊपर सोते हुए देखा था और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ से निकल भी गई थी। लेकिन मुझे मेरी क्यूरियोसिटी बर्दाश्त ही नहीं हुई और जब मैंने झांकने की कोशिश की तो मैं यहीं पर अटकी रह गई। ऐसा लगता है जैसे कि इस टावर के लोग सभी मरे हुए लोगों की सोल्स को बंदी बनाकर रखना चाहते हैं। और तभी योगिरी की नींद भी उड़ जाती है और मोको उससे मदद मांगने लगती है, जिस पर योगिरी दीवार पर हाथ रखकर पूरे मैकेनिज्म को ही तोड़ देता है, जिससे कि मोको दीवार से बाहर आ जाती है। इसके बाद योगिरी डोरो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि अब से जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मारने वाला हूँ। पहले मैं जितना हो सके उतना कम मारना चाहता था, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा। कब तक चलेगा ये सब? ये सुनकर डोरो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही तैयार हूँ। जब भी तुमने किसी को मारा है मैंने तो ऐसे ही सोचा है कि जैसे मैंने ही उसे मारा हो, और जब तुम मेरी जान बचाते हो तो मैं भला कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर इस बार अपने योगिरी की शक्ति पिघल जाती है और वो शर्म के मारे पीछे मुड़ जाता है। तो वहीं इस तरफ अओई और हाना माउंटेन से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर देता है। तभी अओई उसे देखकर कहती है कि इतना बड़ा ड्रैगन भला उड़ कैसे सकता है, और जिसके तुरंत बाद वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। आगे अओई हाना से कहती है कि मेरी एबिलिटी जस्ट वर्ल्ड से मैं इस दुनिया के बारे में जो भी सोचूंगी वो सच हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे दुश्मन का लक स्टेट काफी ज्यादा है तो मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि आगे वो ड्रैगन दोबारा से उनके ऊपर आ जाता है, मगर तभी एक एग्रेसर उस ड्रैगन को वहीं पर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अओई उसके पीछे जाने का डिसाइड करती है और हाना से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए योगिरी को ढूंढना है। तो वहीं इस तरफ योगिरी और डोरो अपने रास्ते के सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और कहता है कि मैं इस टावर का क्रिएचर हूँ, और क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मैंने इस टावर का ट्रैप बनाने में कितना टाइम और दिमाग लगाया है, लेकिन तुम उन्हें बड़ी आसानी से पार कर ले रहे हो। और तो और डार्क गॉड को कैद रखने के लिए बैरियर का सही होना काफी जरूरी है। तभी योगिरी उससे कहता है कि देखो, अगर तुम हमें बाहर जाने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ जो तुम पर यकीन करूं, और ये बोलते से ही वो वहाँ पर अपना मैजिक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मैजिक कंप्लीट कर पाता, योगी उसको वहीं पर टिप टिप बरसा पानी वहीं पर टपका देता है। तो वहीं इस तरफ टावर के अंदर काफी सारे माल फंक्शंस हो गए थे, बैरियर टूट गए थे, सभी ट्रैप से तबाह होते जा रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो अगले सीन में हम रिक को देखते हैं, जिसके अब 100 पॉइंट्स हो गए थे। आगे वो फ्रेडेरिका से मिलता है, जो कि लायनल को पॉइंट्स गेन करने में मदद कर रही होती है। तो वहीं इस तरफ योगिरी और डोरो एक स्टेडियम के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर दो लड़कियां आपस में फाइट कर रही होती हैं, और वहीं उन्हीं के पीछे एक लड़का आराम से बैठकर सब कुछ देख रहा था। और तभी वो एक लड़की, जिसका नाम शीरो था, उससे कहता है कि इसका अटैक कुछ खास नहीं था। तो शीरो कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, इसे तो मैं भी हरा सकती हूँ। तो वहीं इधर योगिरी और डोरो तो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और वो देखते हैं कि रास्ता तो वो लड़का जहाँ पर बैठा था ना, उसके पीछे है। आगे फिर वो दूसरी लड़की अपने ऊपर से कपड़ा हटाती है और उसके हेयर्स का कलर चेंज होकर व्हाइट बन जाता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम थियोडीसिया है और वो एक हाफ डीमन होती है। इसके बाद वो शीरो पर एक काफी बड़ा अटैक करती है, जिससे उसका स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर शीरो तो अपने हाथ से उस पर अटैक करते हुए कहती है कि मैं बिना स्वॉर्ड के और भी फास्ट मूव कर सकती हूँ। तभी अचानक से योगिरी उनसे पूछता है कि क्या हम यहाँ से गुजर सकते हैं, जो सुनकर ना उनकी फाइट रुक जाती है। तो योगिरी कहता है कि देखो, हम दखल नहीं देना चाहते, पर हमें यहाँ से सिर्फ गुजरना है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि दखल तो तुमने दे दिया,
अब तो तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तुम लोग उस हाफ डीमन की तरफ से लड़ोगे। तभी योगिरी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो ये सारी बकवास ना सुनकर सीधा उन तीनों को मारकर डोरो के साथ वहाँ से जाने लगता है। और जब वो आदमी उस पर पीछे से अटैक करने का सोचता है तो योगिरी उसे भी वहीं पर मार देता है। तभी थियोडीसिया उन्हें पीछे से रोककर पूछती है कि क्या इन्हें तुमने मारा है, जिस पर योगिरी हाँ में जवाब देता है। जिस पर थियोडीसिया अपना सर झुकाकर कहती है कि अचानक से पूछने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।